गुड मॉर्निंग ऑल। मैं नीलेश विंस एकेडमी बिलासपुर से। तो हम आइए देखते हैं अपना इकोनॉमिक्स में जो अगला चैप्टर है उसको। हमने बताया था कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्याओं को हमने 2 भागों में बांटा था, बेरोजगारी और निर्धनता। तो हम बेरोजगारी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक सामान्य परिभाषा देखते हैं, बेरोजगारी क्या है। ठीक है, तो बेरोजगारी की अगर एक सामान्य परिभाषा देखें तो बेरोजगारी का मतलब जिसको काम नहीं मिल पाता वो बेरोजगार, और यही बेरोजगारी है। और बेरोजगारी दर का मतलब क्या है, कितने प्रतिशत लोग को काम नहीं मिल पा रहा है टोटल जनसंख्या। बार बार गवर्नमेंट के द्वारा बेरोजगारी के आंकड़े जो है वो प्रकाशित किए जाते हैं। उसमें एक चीज़ और दर्शाया जाता है, श्रम बल क्या है। ठीक है, कार्यबल क्या है, कार्यबल में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है, ग्रामीण हिस्सेदारी कितना है, शहरी हिस्सेदारी कितना है, महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है। तो वो हम सारा जो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 और 22-23 और के ज़रिए हम देखेंगे क्या है चीज़ें और उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। तो जो सबसे पहले चीज़ हम जो देखने वाले हैं तो हम ये देखते हैं कि बेरोजगारी आखिर है क्या। तो हम सामान्य पहले देखते हैं, ठीक है, बेरोजगारी है क्या। तो परिभाषा अगर हम देखें तो बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वह स्थिति होती है, मतलब एक स्थिति जिसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है काम करने के योग्य भी होता है, मतलब एक अगर माने तो एज मान लेते हैं, ठीक है, काम करने के योग्य भी है और काम करने हेतु तो इच्छुक भी हो, मतलब काम करने के योग्य होने के अलावा ठीक है, ये काम करने हेतु तो इच्छुक भी है, परंतु उसे प्रचलित वेतन दर पर, क्या प्रचलित वेतन दर पर, मतलब जो एक मेहनताना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो प्रचलित वेतन दर पर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, हम इसको बेरोजगारी कहते हैं। तो बेरोजगारी की एक बार और देखो, वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति काम करने के योग्य एवं इच्छुक हो परंतु उसे प्रचलित वेतन दर पर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, हम इसको एक बेरोजगार व्यक्ति बोल सकते हैं या उसी को हम एक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। चलिए, तो बेरोजगारी को जो हम इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो हम करते हैं श्रम बल के फॉर्म में। ठीक है, श्रम बल के रूप में। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि श्रम बल क्या है। ठीक है, तो श्रम बल को हम अगर हम देखें तो श्रम बल अगर हम देखें तो श्रम बल क्या है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ठीक है, श्रम बल क्या है ये देखते हैं। चलिए, तो श्रम बल को अगर हम देखें तो मान लीजिए एक पूरी जनसंख्या है, ठीक है, 100 लोगों की जनसंख्या है एक गांव में। अब इस 100 लोग में क्या है, 50 जो व्यक्ति हैं ये काम करने के योग्य हैं। ठीक है, अब इस 50 काम करने के योग्य व्यक्ति में कुछ कार्यरत होंगे, मतलब कोई काम कर रहा होगा और कोई बेरोजगार होगा। ठीक है, तो जो काम कर रहा है और जो बेरोजगार है, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं श्रम बल। ठीक है, जैसे 100 व्यक्ति है, 100 में जो है 50 जो है, ठीक है, 50 क्या हो जाएंगे, कुछ बच्चे हो जाएंगे, कुछ बहुत ज़्यादा एज के लोग हो जाएंगे, तो वो क्राइटेरिया से फिर हट जाएंगे। जो 50 लोग बच्चे होंगे केवल वही जो है श्रम बल में आ सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इसके लिए बेरोजगारी को नापने के लिए, श्रम बल को नापने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया जो है एडॉप्ट करती है। ठीक है, तो हम अगर सामान्य एग्जाम्पल से अगर देखें तो योग्य व्यक्ति जो रहते हैं, जो काम कर रहे भी हैं और बेरोजगार भी हैं, तो ये आते हैं श्रम बल में। ठीक है, तो अगर हम श्रम बल की अगर एक परिभाषा देख लें, ठीक है, परिभाषा तो हमने देख लिया। ठीक है, परिभाषा के बाद अगर हम एक फॉर्मूला देख लें, ठीक है, श्रम बल क्या है परिभाषा के अनुसार, या उन व्यक्तियों की संख्या है जिसमें एक व्यक्ति काम करने के योग्य भी हो और इच्छुक भी हो। ठीक है, अगर हम इसको फॉर्मूला से देखें तो श्रम बल इज इक्वल टू कार्यबल प्लस बेरोजगार। ठीक है, कार्यबल, अब इसमें आता है कि कार्यबल क्या है, तो कार्यबल हम अगले लाइन में देख लेते हैं। ठीक है, प्लस बेरोजगार, मतलब अब देखो मैं आपको यही बता देता हूँ कि कार्यबल मतलब क्या होगा,
कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है इसको बोलते हैं कार्यबल। ठीक है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो हो जाएगा कार्यबल। तो श्रम बल, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है ये कार्यबल, प्लस बेरोजगार, तो दोनों को अगर हम मिला लेंगे तो आ जाएगा श्रम बल। चलिए ठीक है, देन हम अगला चीज़ देखते हैं। श्रम बल तो हो गया हमारा, देखते हैं कार्यबल क्या है, वर्क फोर्स। ठीक है, और कार्यबल श्रम बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स। कार्यबल क्या है, इसका अर्थ है वास्तव में काम करने वाले व्यक्ति से है, ना कि उन व्यक्ति से जो काम करने हेतु तो इच्छुक है। देखिए क्या होता है, श्रम बल में दो टाइप के लोग होते हैं। एक क्या है, जो काम कर रहे हैं जो प्रेजेंट में, और एक क्या इच्छुक हैं जिनको रोजगार अभी नहीं मिला है। तो अगर हम कार्यबल का डेफिनेशन देखें या परिभाषा देखें तो कार्यबल में हम किसको शामिल करेंगे, जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट जो सेक्टर्स में हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स में होंगे, जितने भी व्यक्ति जिनको नौकरी मिल चुकी है ये कार्यबल में आएंगे। ठीक है, और जिनको नौकरी नहीं मिली है वो बेरोजगार में आएंगे। चलिए ठीक है, तो ये हो गया कार्यबल। चलिए अब कार्यबल का अगर फॉर्मूला देखें फिर से, जो एग्ज़ाम में हमारा आता है, तो कार्यबल बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे श्रम बल है, यहाँ पे कार्यबल, ये बेरोजगार। ठीक है, तो मेरे को कार्यबल का अगर फॉर्मूला निकालना है तो मैं श्रम बल में माइनस कर दूंगा बेरोजगार को, तो भी मेरा कार्यबल का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, तो कार्यबल बराबर श्रम बल माइनस बेरोजगार, मतलब इसका मतलब ये है। ठीक है, इसमें बचेगा क्या, श्रम बल मतलब दो चीज़ हो जाता है, एक क्या हो जाएगा जो कार्य कर रहे हैं, एक कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आ जाएगा इसमें। तो अगर मैं इसमें बेरोजगार को घटा दूँ तो क्या बचेगा, केवल कार्य कर रहे हैं वो बचेंगे। तो कार्य कर रहे हैं उसी को तो हम क्या बोलेंगे, कार्यबल। देखो चलिए ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखा है, इच्छुक को हम हटा दें, इच्छुक को ही बेरोजगार बोल सकते हैं जिनको कार्य नहीं मिला है। चलिए अब देखते हैं हम बेरोजगारी दर क्या है। गवर्नमेंट जितना भी आंकड़ा लाती है कि 7% बेरोजगार है, 6% बेरोजगार है, 3% बेरोजगार है, तो बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर क्या है, श्रम बल में स्थित कुल बेरोजगारों की संख्या। अब देखिए ठीक है, कुल बेरोजगारों की संख्या ही क्या है, कुल बेरोजगारों की संख्या क्या है, बेरोजगारी दर है। अब देखिए ये होता कैसे है, ये वास्तविक में होता कैसे है, अपन इस पर थोड़ा सा अगर अपवाद। ठीक है, जैसे इसमें फॉर्मूला में लिखा था उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, ये श्रम बल हो गया। ठीक है, श्रम बल, तो मान लीजिए श्रम बल में कुल 100 व्यक्ति, मतलब एक गांव में मान लेते एग्जांपल में एक गांव में लगभग 300 लोग हैं। अब इस 300 लोगों में ले लीजिए अब 100 लोग जो हैं श्रम बल में आते हैं। श्रम बल मतलब क्या हो जाएगा, काम करने के योग्य भी है और कुछ काम कर भी रहे, कुछ इच्छुक है। तो ये श्रम बल में कितना हो गया, 100। ठीक है, अब इस श्रम बल में मान लीजिए आप, ठीक है, 70 लोगों को काम मिल गया है और 30 लोगों को काम नहीं मिला है। ठीक है, तो श्रम बल 100 30 × 100। ठीक है, तो ये 30% हो गया। 30% लोग क्या है, बेरोजगार है, इसी को हम बोलते हैं बेरोजगारी दर। चलिए श्रम बल हो गया, कार्यबल हो गया और बेरोजगारी दर हो गई। ये तीन डेफिनेशन हमको बेरोजगारी में प्रारंभिक में देखना पड़ता है कि श्रम बल क्या है, बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी दर क्या है। ठीक है, चलिए श्रम बल के हम कुछ आंकड़े देख रहे थे, जैसे अभी पीएससी में वर्तमान में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहे, तो उसके अनुसार हम देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले तो श्रम बल के जो आंकड़े हैं वो प्रकाशित कौन करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में इसका डाटा आता है और इसको LFPR जो रिपोर्ट बोलते हैं, तो LFPR रिपोर्ट को जो है प्रकाशित करता है NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। ठीक है, ये क्या होता है हम चैप्टर के अंत में पढ़ लेंगे। जितने भी संस्थान हैं, MOSPI हो गया, CSO और NSSO का मर्ज जो हो गया, ठीक है, 2019 में, उसको हम सब एक साथ पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हम केवल इसकी डाटा देख लेते हैं। ठीक है, तो LFPR रिपोर्ट, PR रिपोर्ट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेट रेशियो जो है, ये जो रिपोर्ट हम देखते हैं, तो ये रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो इसमें 2016 में श्रम बल में लगभग 47% हिस्सेदारी थी,
मतलब भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें से 47% जो है वो श्रम बल में भागीदार था, ठीक है। और वहीं अगर आंकड़ा 2022 के इकोनॉमिक सर्वे से ले, 22 के इकोनॉमिक सर्वे से ले अपन, तो क्या बोल रहे हैं इसमें कि 40% जो है हिस्सेदारी है श्रम बल में। मतलब ये है कि आने वाले जो कितने हुए 6 4 10 और 2 22, मतलब 4 2 6 साल में लगभग 7% जो है श्रम बल में हिस्सेदारी बढ़ी है, ठीक है। अगर ये श्रम बल में हिस्सेदारी घट रही है तो इसका मतलब ये है कि बेरोजगारी भी घटी है, ठीक है। तो बेरोजगारी बढ़ी है, हिस्सेदारी घट रही मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये हम ले सकते हैं। चलिए डाटा वाइज अगर क्वेश्चन में कभी पूछा कि श्रम बल में हिस्सेदारी या तो बढ़ रही है या तो घट रही है, तो हमेशा आ जाएगा कि घट रही है। ये हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 47% और 40% के बीच में। चलिए बेरोजगारी दर के बाद हम देखते हैं कि अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गया कि जैसे श्रम बल में हिस्सेदारी की बात करें तो इसमें पुरुष का कितना रेशियो है और इसमें महिला का कितना रेशियो है, ठीक है। तो श्रम बल में अगर हम हिस्सेदारी में देखें तो पुरुषों को कितना परसेंट है और महिला का कितना परसेंट, ठीक है। तो 67% जो पुरुष हैं वो श्रम बल में हिस्सेदारी रखते हैं, लगभग 67%, और महिला लगभग 10% के आसपास। तो देख सकते हैं कि महिला और पुरुष में जो है कितना असमानता है, ठीक है। और इसके जो रेशियो भी हम देख सकते हैं कि 67% ये है और ये 10% है महिला। श्रम बल में हिस्सेदारी महिला का केवल 10% है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे 2022 के अनुसार है। बाईस के अनुसार, ठीक है। चलिए तो ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है। भारत में जो है बेरोजगारी के प्रकार क्या है, तो सबसे पहला जो बेरोजगारी का प्रकार है जिसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हिडन या डिस्कस्ड बेरोजगारी, ठीक है। तो हम हिंदी से स्टार्ट करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगार, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें सीमांत उत्पादन लगभग शून्य होता है, ठीक है। क्या होता है, सीमांत उत्पादन शून्य होता है, जैसे, ठीक है। अब सीमांत उत्पादन क्या है और उत्पादन शून्य कैसे होगा। जैसे क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं, जैसे विकासशील देशों में क्या होता है कि कृषि में कि एक ही मतलब बहुत कम खेत में या छोटे से जो एरिया, छोटी सी जो खेती है, ठीक है, उसमें 10 से 12 लोग काम करते हैं, ठीक है। 10 से 12 लोग काम करने के बाद एक समय के बाद ये लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, ठीक है। तो यही कहलाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्यों, क्योंकि अगर ये 3 से 4 लोग भी रहते, ठीक है, तो भी काम हो जाता और बाकी लोग दूसरे काम कर सकते थे, लेकिन नहीं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं और कम से कम उत्पादन होता है। मतलब 10-12 लोग के अनुसार जो उत्पादन नहीं हो पाता, तो लगभग सीमांत, एक व्यक्ति की तुलना में देखो तो सीमांत उत्पादन लगभग 0 रहा, ठीक है। तो अगर हम इसका अगर एक बेसिक डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें किसी काम को आवश्यकता से अधिक व्यक्ति करने लगे और सीमांत उत्पादन शून्य हो, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण में अगर हम देखें, उदाहरण में तो हो जाएगा कृषि, ठीक है। दूसरा अगर हम बेरोजगारी देखें, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं खुली बेरोजगारी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट या खुली बेरोजगारी। तो खुली बेरोजगारी क्या है, जो सामान्य बेरोजगारी है, ठीक है। सामान्य बेरोजगारी का मतलब जिसको काम नहीं मिल पा रहा है, ये सीधा सीधा खुली बेरोजगारी है, ठीक है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो आता है, तीसरा जो बेरोजगारी को हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी,
सर रचनात्मक बेरोजगारी में क्या होता है कि जो भी है संरचना के जितने भी बेरोजगारी है, मतलब बेरोजगारी का जो मेन असर दिखाएगा वो मार्केट में संरचना के अनुसार बाजार में जो संरचना के आधार पर दिखा। अब वो संरचना को हम देखें तो कैसे होगा, संरचना में जो त्रुटि आ जाएंगी वैसे, जैसे एक है, ठीक है, संरचनात्मक में हो जाएगा जैसे आधारभूत ढांचा, ठीक है, प्रॉपर आधारभूत ढांचा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इसलिए बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, दूसरा क्या ले सकते हैं इसमें, मतलब ये बेसिक संरचना के आधार पर ही होता है। चलिए इस पर ज़्यादा नहीं करते क्योंकि और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चौथा अगर हम देखें तो ये आ जाएगा मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तो हम देखें तो मौसमी बेरोजगारी आखिर है क्या। ठीक है, अब क्या होता है, कोई एक सीज़न आता है, जैसे गर्मी का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, और ठीक है बरसात का मौसम हो, तो कुछ जैसे विशेष खाने पीने की चीज़ें हो गई, कपड़ा हो गया, वो केवल एक सीज़न तक ही बनता है और एक सीज़न तक ही उसको लोग बेचते हैं। तो एक सीज़न के बाद क्या होता है, वो जो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, जैसे बर्फ़ का गोला के गर्मी के मौसम में बिकता है, तो एक सीज़न के बाद वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम इसी को क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अगला जो हमारा बेरोजगारी है वो है चक्रीय बेरोजगारी या साइकिल बेरोजगारी, साइकिल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, अब देखिए चक्रीय बेरोजगारी क्या है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है, कभी कभी मंदी आती है, ठीक है, कभी कभी मुद्रास्फीति आती है। तो मेजरली जब क्या होता है, मुद्रास्फीति में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता क्योंकि मुद्रास्फीति में लगभग मांग बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति में नहीं, ठीक है, मंदी आती है। जब क्या होती है, मंदी आएगी, मार्केट डाउन हो जाएगा। मार्केट जब डाउन होगा तो मांग बहुत कम हो जाएगा, और मांग जब बहुत कम होगा तो लोग चीज़ें बहुत खरीदेंगे, और लोग चीज़ें बहुत खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, दुकान में या फिर अदर जगह पे लेबर लोग की जो मांग है वो नहीं रहेगी। और जब लेबर लोग की मांग नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, तो वहाँ उसको निकाल देंगे। ठीक है, लेबर लोग हो गया, ठीक है, असिस्टेंट वगैरह होंगे तो उनको निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि उनको पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंदी हो रहा है। और जैसे उसको निकाल देंगे तो बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या कहला जाएगा, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चलिए अगली जो हमारी बेरोजगारी है उसको हम बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट या हो जाएगा घर्षण बेरोजगारी। घर्षण बेरोजगारी देखो, इसको याद करने का सबसे सही तरीका है बिटवीन टू जॉब्स, बिटवीन TW2 जॉब्स। क्या होता है बिटवीन टू जॉब्स, क्या होता है देखिए। ठीक है, मान लीजिए एक व्यक्ति एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी ए में जो है काम कर रहा है, ठीक है, अब उसको कंपनी बी में जाना है, तो कंपनी ए से उसने इस्तीफ़ा दिया। ठीक है, अब जाके यहाँ तुरंत तो ज्वाइन नहीं किया, कुछ दिन मतलब 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद अब इसको यहाँ जाके ज्वाइन करना है। तो ये जो 1 2 3 महीना जो है, ठीक है, अब ये बेरोजगार रहेगा, तो इसी को हम बोलते हैं घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, तो ये जो 6 बेरोजगारी जो है, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गया, खुली बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण बेरोजगारी। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। ठीक है, एक हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी और एक हो जाता है तकनीकी बेरोजगारी। यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, एक हो जाता है शिक्षित बेरोजगारी और यही पे एक हो जाता है तकनीकी बेरोजगारी। अब देखिए, शिक्षित बेरोजगारी का एक सामान्य और सीधा साधा परिभाषा है। ठीक है, शिक्षित व्यक्तियों को उसके योग्यता के अनुसार काम ना मिल पाना शिक्षित बेरोजगारी है। तकनीकी बेरोजगारी क्या है, ठीक है, ठीक है, तकनीकीकरण या मशीनीकरण से
जो बेरोजगारी उत्पन्न हो रही है उसको हम तकनीकी बेरोजगारी कहेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में ले लें कंप्यूटर, पहले जैसा एक थॉट था कि कंप्यूटर लगभग 100 लोगों का काम करता था, तो 100 लोगों का काम करता है कंप्यूटर, तो 100 माइनस 1, क्योंकि एक तो कंप्यूटर को चलाएगा ही, तो कितने 99 लोग को लगभग बेरोजगार करता था एक कंप्यूटर। ठीक है, तो इसी को हम बोल देते हैं तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, तो ये जो है बेरोजगार, ठीक है, ये है बेरोजगारी। तो हम बेरोजगारी के लगभग 8 टाइप देखें: प्रच्छन्न, खुली, संरचनात्मक, मौसमी, चक्री, घर्षण, शिक्षित और तकनीकी बेरोजगारी। ठीक है, भारत में सभी जगह लगभग यही पाया जाता है। और इससे क्वेश्चन क्या आता है हमारे CGPSC या व्यापमं के एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा बेरोजगारी के उदाहरण है। तो सारे में एक लाइन दे दिया जाएगा, उस लाइन में बोलेगा कि इनमें से कौन सा ही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में क्या आएगा वो आपको देखना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन जो है तरीका जो है ये पूरा रट के जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, जैसे हमने बेरोजगारी देखा वैसे ही हम देख लेते हैं रोजगार। ठीक है, रोजगार देख लेते हैं थोड़ा सा, 2-4 मिनट का टॉपिक है ये, बहुत छोटा सा है रोजगार। ठीक है, रोजगार जो है मेनली जो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला एक है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा है संविदा। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आकस्मिक। आकस्मिक को हम गिनती नहीं कर सकते क्योंकि आकस्मिक मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्योंकि आंकड़े जो है रोजगार के आंकड़े इन्हीं के बेस पे दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा औपचारिक रोजगार है, ठीक है, औपचारिक रोजगार में क्या होगा, ठीक है, मतलब ये एक संगठित क्षेत्र में, सीधी सीधी बात है, क्या है, एक संगठित क्षेत्र में है। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर सेट है इसका, कोई इसको दिक्कत नहीं है। इसमें जो है बीमा हो गया, ठीक है, PF हो गया, इसमें लगभग सारी सुविधा हो गया। ठीक है, आपको मिलती है, एक संगठन रहेगा आपका। ठीक है, आपको कोई भी जैसे नुकसान होता तो संगठित आप अपने संगठन को बता सकते हैं। तो ये हो गए औपचारिक रोजगार। अनौपचारिक रोजगार में क्या होता है, जो संगठित नहीं है, इसको बोलते हैं हम असंगठित क्षेत्र के रोजगार। जैसे कोई ठेला है, ठीक है, चाय दुकान है, होटल है, वो जो संगठित नहीं है, ठीक है, जो लिस्टेड नहीं है, समोसा बेच रहा है कहीं रोड पे, तो ये सब कहाँ पे आ जाएगा, अनौपचारिक रोजगार में। ठीक है, और तीसरा है संविदा, जो गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवाती है कि आपको 1 साल के लिए जो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, हो सकते हैं कि आपको संगठित क्षेत्र के इसमें सारे फायदे मिल रहे हैं संविदा में भी। ठीक है, लेकिन क्या है, ये सेट है, ये सेट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। गवर्नमेंट 1 साल के बाद आपको रिन्यू करेगी कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है, मतलब जितने साल के लिए भी आपको करेगी। तो ये क्या हो गया, संविदात्मक रोजगार हो गया। और एक हो गया आकस्मिक रोजगार। ठीक है, एक हो गया जो है आकस्मिक रोजगार। आकस्मिक रोजगार क्या है, ठीक है, कि आपको जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है, मतलब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपको एक रोजगार मिल गया। ठीक है, जो घर बैठे हैं तो अचानक से बगल में घर बना तो उसको काम मिल गया, तो ये आकस्मिक रोजगार है जिसकी गिनती गवर्नमेंट नहीं कर सकती क्योंकि पता ही नहीं है आकस्मिक है, कब मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो ये मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको कुछ आंकड़े बताना है कि रोजगार के आंकड़े क्या हैं। ठीक है, तो रोजगार के आंकड़ों को हम लोग समझने के लिए NSO रिपोर्ट 2000, ठीक है, NSO रिपोर्ट 2012 लेते हैं। 2012 क्यों ले रहे हैं कि इसका आगे का रिपोर्ट क्लियर नहीं है और ना ही आया है। ठीक है, चलिए, तो हम इसको ऐसा ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं कि इसको हम 2-3 कॉलम बनाते हैं। ठीक है, एक है संगठित क्षेत्र पे और एक है असंगठित क्षेत्र पे। ठीक है, चलिए देखते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्र में क्या परसेंटेज है और क्या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो संगठित क्षेत्र के बारे में देखें तो ये मात्र रोजगार की दृष्टि से भारत में केवल 13% रोजगार ही सृजित करती है। ठीक है,
और वही हम असंगठित क्षेत्र को देखें तो ये भारत में लगभग 83% रोजगार सृजित करती है। तो जो असंगठित क्षेत्र है, जैसे चाय दुकानों के छोटे मोटे जो भी चीज़ है, ये रियल में भारत, ठीक है, भारत को रोजगार देती है, क्योंकि इसका जो रेशियो लगभग 83% है NSO 2012 के अनुसार, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस 2012 के अनुसार, आप जाके नेट पे चेक भी कर सकते हैं। तो संगठित क्षेत्र में मात्र 13% रोजगार है, ठीक है। चलिए देन हम आगे चलते हैं। तो ये तो बेसिक हो गया इसके बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो जो हम पढ़ने वाले हैं, ये है बेरोजगारी का मापन, ठीक है, बेरोजगारी का मापन। ठीक है, ये हम कल पढ़ते हैं क्योंकि हमारा जो टाइम हो चुका है। तो बेरोजगारी का मापन, जैसे हम अगर हमने बेरोजगारी पढ़ा है, ठीक है, तो हम जैसा देखते हैं कि 2% बेरोजगारी, कभी कभी 4%, कभी कभी 6%, ठीक है। तो ये देखेंगे कि बेरोजगारी का मापन जो है वो कैसे होता है आखिर, ठीक है, और कौन कौन से इसमें क्राइटेरिया है जो अपनाए जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम ये कल देखते हैं। थैंक यू सो मच।